साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो एपीएस अर्थात अपर निजी सचिव 2023 की प्रारंभिक परीक्षा होनी है, उसके लिए प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं और इसी कड़ी में हम लोग जो है राजीव पब्लिकेशन के द्वारा जो इसके लिए सॉल्व पेपर और प्रैक्टिस बुक प्रकाशित की गई है, जिसमें आपके 10 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं। उन्हीं में से हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 7 को इस वीडियो में कवर करेंगे। तो इसमें पूरे आपके 150 प्रश्न हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले सामान्य ज्ञान से संबंधित 50 प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न, संक्षिप्त शब्द NAFTA में टी किसके लिए प्रयुक्त है? देखिए, NAFTA का पूर्ण रूप क्या है या फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो इसमें टी क्या है? जो ट्रेड के लिए इस्तेमाल, ट्रेड मतलब व्यापार के लिए इस्तेमाल, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ई कॉमर्स में ई किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो ई इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स होता है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए इस्तेमाल होता है, बी ऑप्शन। लेजर में एस संदर्भित करता है। लेजर का फुल फॉर्म है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। तो यहाँ पे एस क्या है? स्टिमुलेटेड है, अर्थात यहाँ पर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है ई, ईमेल पते में डब्ल्यू होता है, से अभिप्राय क्या होता है? तो ये होता है वर्ल्ड वाइड वेव, वर्ल्ड वाइड वेव अर्थात सी ऑप्शन। अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम नामक पुस्तक किसने लिखी है? यह पुस्तक जो है, ये पुस्तक लिखी गई है किसके द्वारा? भौतिकविद स्टीफन हॉकिंग के द्वारा। जो स्टीफन हॉकिंग्स थे, इनके द्वारा। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं संजय बारू। मद्रास में रैयतवाड़ी बंदोबस्त के साथ किसका नाम जुड़ा हुआ है? तो देखिए, मद्रास में रैयतवाड़ी बंदोबस्त के साथ जो है वो मुनरो का नाम जुड़ा हुआ है। किसका किसका नाम? मुनरो का। ठीक है, देखिए, थॉमस मुनरो। मद्रास के तत्कालीन गवर्नर थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड रैयतवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था के साथ जुड़े थे। सर्वप्रथम इस व्यवस्था को मद्रास के बारामहाल जिले में लागू किया गया था। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक बंगाल के विभाजन का परिणाम था? तो देखिए क्या था? उग्रवाद, सांप्रदायिकतावाद, अलगाववाद, ये सभी के सभी उसके परिणाम थे, इसलिए डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते हैं। कथन कांड का प्रश्न, दो कथन दिए गए हैं, नीचे दो कथन दिए गए हैं, मतलब एक कथन एक कांड है। हमें बताना है कौन सा इसमें सही है। पहला देखिए, पहला है कि कथन जो है भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुए, ये सही है। इसका कारण है उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी, ये सही है। देखिए, भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुए क्योंकि उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी। तो कथन कांड दोनों सही और व्याख्या भी हो रहा है, इसलिए ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, आपका अदीना मस्जिद जो है ये मांडू में नहीं, मांडू मध्य प्रदेश में नहीं, बल्कि पश्चिम बंगाल के मालदा में है, तो ए वाला सही नहीं है। लाल दरवाजा मस्जिद जौनपुर में है। आपका दाखिल दरवाजा गौंड पश्चिम बंगाल में है। तीन दरवाजा अहमदाबाद गुजरात में है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन पत्तन नगर था, कौन सा था? लोथल, जो कि आपका गुजरात में है। राज्यों के निर्माण के आधार पर सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें आपका सी ऑप्शन देखिए, सी ऑप्शन, एक सेकेंड, नागालैंड। देखिए, नागालैंड का गठन होता है 1963 में। ठीक है, फिर आपका इसके बाद आप देखिए, हरियाणा जो है 1966 में, हरियाणा का गठन होता है 1966 में। पंजाब का विभाजन कर हिंदी भाषियों के लिए अलग हरियाणा राज्य का गठन किया गया। ठीक है, इसके बाद आता है आपका मणिपुर। इसके बाद आपका मणिपुर का गठन किया जाता है कब? मणिपुर 1971 में। फिर सिक्किम का देखिए, सिक्किम को 1975 में और गोवा 1987 में। तो नागालैंड, हरियाणा, मणिपुर, सिक्किम, गोवा। तो इस प्रकार से क्रम हो जाएगा। नागालैंड 1963 में, और आपका हरियाणा 1966 में, मणिपुर जो है 1971 में, आपका हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय ये 1971 के हैं। इसके बाद सिक्किम जो है 1975 में, और आपका गोवा जो है 1987 में, 1987 में। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए हैं, बताना है इनमें से कौन सा या से सही है। पहला, मूल अधिकार हैं के संरक्षण के लिए सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय दोनों सक्षम है, सही है। दूसरा, उच्च न्यायालय मूल अधिकारों से भिन्न अधिकारों हेतु भी रिटें जारी कर सकता है, ये कथन सही है। देखिए, आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और 126 के तहत जो है उच्च न्यायालय, 226 का, 126 नहीं, 226 के तहत उच्च न्यायालय जो है रिट जारी कर सकती है। दो के दोनों कथन यहाँ पर सही है, तो सी ऑप्शन 1 एंड 2। अगला है, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह अनुच्छेद 26 में वर्णित है। किसमें है? अनुच्छेद 26 में। देखिए, संविधान के
जो मूल अधिकार का हिस्सा है, जिसमें भाग 3 में संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों से संबंधित प्रावधान है। तो इसके अंतर्गत आर्टिकल 25 से लेकर 28 जो है वो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक शब्द परिभाषित है किस आर्टिकल में? तो यह जो है आपका किसी भी आर्टिकल में जो है अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित नहीं किया गया। अल्पसंख्यक शब्द का इस्तेमाल तो है परंतु इसको परिभाषित नहीं किया गया है, तो डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 39 बी, अनुच्छेद 39 बी और सी को लागू करने के लिए किन मूलाधिकारों को सीमित किया जा सकता है? देखिए आपका 25वें संविधान संशोधन, 25वें संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 31 सी जोड़कर यह प्रावधान किया गया कि अनुच्छेद 39 बी और सी में निर्दिष्ट समाजवादी निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने का प्रयास करने वाला कोई भी कानून अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 31 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर शून्य नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB का मुख्यालय कहां पर है? तो इसका मुख्यालय जो है चीन के बीजिंग में है। इस बैंक की स्थापना या एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की स्थापना वर्ष 2015 में की गई थी, वर्ष 2015 में, और इसका संचालन जो है जनवरी 2016 में प्रारंभ हुआ था। मीरा सेठ समिति का संबंध किससे है? तो मीरा सेठ समिति का संबंध जो है वो हथकरघा विकास से है। 2023-24 के बजट में केंद्र सरकार का व्यय में सबसे बड़ी मद क्या रही है? तो इसमें आपकी इन चारों में ब्याज अदायगी क्या रही है? ब्याज अदायगी सबसे बड़ा मद रहा है, टोटल का 20% रहा है। आगे बढ़ते हैं। ट्राई निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का नियामक निकाय है? तो जो ट्राई है ये दूरसंचार क्षेत्र का नियामक निकाय है। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? तो शिवरामन समिति की। किस समिति की? शिवरामन समिति की सिफारिश पर 12 जुलाई 1982 को किया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला है खान मंत्रालय की 2020-21 की रिपोर्ट, वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार बॉक्साइट के प्रमुख उत्पादक राज्य कौन से हैं? तो इसमें देखिए प्रमुख उत्पादक राज्य आपके उड़ीसा और आंध्र प्रदेश हैं। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश हैं, तो 1 और 2। ठीक है, उड़ीसा भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है। भारत के आधे से अधिक बॉक्साइट भंडार उड़ीसा में पाए जाते हैं। अगला है निम्नलिखित में से किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? तो इन चारों में से यदि देखेंगे तो आपका सोन नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है। ठीक है, महानंदा, सोन, रामगंगा, गंडक में सोन नदी का जो आपका जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कोयली पेट्रोलियम शोधनशाला अवस्थित है? तो कोयली पेट्रोलियम शोधनशाला कहां पर अवस्थित है? तो यह गुजरात में है। ये कहां पर है? गुजरात में है। देखिए देश में सबसे पहली तेल शोधनशाला जो है वर्ष 1901 में असम के डिगबोई में स्थापित की गई थी। वर्तमान में जो तेल शोधनशालाओं की संख्या कितनी है? 23 है, 23। आगे बढ़ते हैं। 2 सूचियां दी गई हैं, इन्हें हमें सुमेलित करना है। जूट का संबंध जो है, जूट का संबंध आपका पश्चिम बंगाल से है, 3 से मिलाइए। चाय का संबंध आपका असम से है, 1 से मिला दीजिए। रबर का संबंध केरल से है, 2 से मिला दीजिए। गन्ना का संबंध उत्तर प्रदेश से है, 4 से मिला दीजिए। तो आपका क्या हो जाएगा? 3, 1, 2, 4 अर्थात ए ऑप्शन हो जाएगा। राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र स्थित है कहां पर? तो राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली या त्रिची में स्थित है। तो ये त्रिची, इसकी स्थापना 21 अगस्त 1993 को हुई थी। 21 अगस्त 1993, 1993। निम्नलिखित में से कौन लड़कों में यौनावस्था के लक्षणों का नियंत्रण करता है? तो यह है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन जो है ये हार्मोन होता है, ये शुक्राणु उत्पादन के नियंत्रण के अतिरिक्त लड़कों में यौनावस्था के लक्षणों को नियंत्रित करता है। अगला है पेयजल में किसकी अधिकता ब्लू बेबी सिंड्रोम का कारण बनती है? तो नाइट्रेट की अधिकता। किसकी अधिकता? नाइट्रेट की अधिकता जो है ब्लू बेबी सिंड्रोम का कारण बनती है। ब्लू बेबी सिंड्रोम जिसे मेथेमोग्लोबिनेमिया भी कहते हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। डेसिबल इकाई का प्रयोग किसके मापन में होता है? तो डेसिबल जो है इससे ध्वनि की तीव्रता को मापा जाता है। कंप्यूटर में उपयोग होने वाली आईसी चिप्स किसकी बनी होती है? तो सिलिकॉन की बनी होती हैं। प्रोटीन के संश्लेषण के लिए किसको नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो यह पुरस्कार डॉक्टर
हरगोबिंद खुराना को, डॉक्टर हरगोबिंद खुराना को 1968 में चिकित्सा क्षेत्र में दिया गया था। खेल और उनके जन्मदाता देश का कौन सा युग्म जो है वो गलत है? तो इसमें देखिए, बिलियर्ड्स का जन्मदाता मतलब इसका प्रारंभ आपका फ्रांस से होता है, कबड्डी का भारत में है, शतरंज जो है का जन्मदाता जो है रूस नहीं बल्कि भारत है। तो सी वाला सही नहीं, स्नूकर का भारत है। आगे बढ़ते हैं, क्रिकेट के आधुनिक संस्करण सुपर मैक्स क्रिकेट की शुरुआत कहां पर हुई? तो इसकी सुपर मैक्स क्रिकेट की शुरुआत जो है आपका पहली बार ऑस्ट्रेलिया में हुआ, ए ऑप्शन। वाटर पोलो में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो वाटर पोलो में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है, मतलब एक टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं। बजट 2023-24 में उत्तर प्रदेश ने कितने रुपए खर्च करने का लक्ष्य रखा है? तो यह कितना है? यह 6.9 लाख करोड़ रुपए, 6.9 लाख करोड़ रुपए। बजट 2023-24 में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के राजकोषीय घाटे का लक्ष्य जीएसडीपी का कितना प्रतिशत निर्धारित किया है? तो यह जो है आपका 3.48%, 3.48% निर्धारित किया है। बजट 2023-24 में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य की जीएसडीपी विकास दर कितने प्रतिशत का लक्ष्य रखा है? तो यह जो लक्ष्य है वो 19% का है। बीणा के रचनाकार कौन है? बीणा के रचनाकार सुमित्रानंदन पंत हैं। यह जो रचना है इसके रचनाकार सुमित्रानंदन पंत हैं। उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा निदेशालय का गठन कब हुआ? तो इसका गठन जो है 1972 में। कब हुआ? 1972 में। उत्तर प्रदेश में कुल कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं? तो कुल 6 हैं। कितने हैं? कुल 6। 4 सामान्य है, एक कृषि विश्वविद्यालय, एक विमानन विश्वविद्यालय है। आगे बढ़ते हैं, अगला है भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का अग्रणी उत्पादक है? तो उत्तर प्रदेश गेहूं, आलू, गन्ना का। उत्तर प्रदेश संत रविदास शिक्षा प्रोत्साहन योजना 2023 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य जो है श्रमिकों के बच्चों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना को जो है 1 मई 2017 को मजदूर दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी जी ने जो है शुरू किया था। इस योजना के तहत वर्ष 2023 में भी गरीब श्रमिकों के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता सरकार प्रदान करेगी। गोलघर कहाँ पे अवस्थित है? तो गोलघर आपका पटना में है, बिहार के पटना में अवस्थित है, ठीक है, जिसका निर्माण ब्रिटिश फौज के लिए अनाज भंडारण हेतु 1786 में किया गया था। गोलघर को 1979 में राज्य संरक्षित स्मारक घोषित किया गया। बेलूर मठ कहाँ पे अवस्थित है? तो बेलूर मठ जो है पश्चिम बंगाल के कोलकाता में स्थित है, कोलकाता में स्थित है। यहाँ रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय है। इसकी स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद ने की थी। हौज खास अवस्थित है कहाँ पर? तो हौज खास आपका दिल्ली में। कहाँ पर? दिल्ली में। हौज खास का उर्दू भाषा में अर्थ होता है शाही टैंक। सिरी के किले के निवासियों को पानी की आपूर्ति करने के लिए बड़े जलाशय या टैंक का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा करवाया गया था। अब यहाँ से आगे 5 प्रश्न मैथ के हैं, मैथ और रीजनिंग के हैं, इसको छोड़ देते हैं और आगे बढ़ते हैं हिंदी के प्रश्नों पर, सामान्य हिंदी वाले सेक्शन में। तो देखिए, संशोधन शब्द के लिए सटीक अंग्रेजी अनुवाद क्या होता है? तो ये होता है अमेंडमेंट। क्या होता है? अमेंडमेंट होता है। वहीं रिफाइनमेंट का मतलब क्या होता है? परिशोधन। रिसर्च का मतलब होता है शोध या अनुसंधान। इंक्लूजन का मतलब होता है समावेशी। अधिसूचना शब्द का अंग्रेजी रूपांतरण क्या होता है? अधिसूचना मतलब नोटिफिकेशन होता है। वहीं समरी का मतलब सार या संक्षेप होता है। इंफॉर्मेशन मतलब सूचना। कंक्लूजन मतलब निष्कर्ष या परिणाम। इनक्लोज्ड शब्द का हिंदी अनुवाद क्या होगा? इनक्लोज्ड का हिंदी अनुवाद क्या होगा? संलग्न होगा। इनक्लोज्ड का संलग्न होगा। अवरुद्ध का अंग्रेजी क्या होगा? ब्लॉक्ड होगा। समाप्ति का क्या होगा? टर्मिनेशन होगा। समावेशन का क्या होगा? इंक्लूजन होगा। इंस्ट्रक्शन का सटीक हिंदी अनुवाद क्या होगा? इंस्ट्रक्शन का हिंदी अनुवाद आपका अनुदेश होगा। क्या होगा? अनुदेश होगा। आदेश की अंग्रेजी ऑर्डर। उपदेश की अंग्रेजी शर्मोन। संकेत की इंडिकेशन है। अगला है, उसने कंपनी के खिलाफ एक मुकदमा दायर किया। वाक्य का अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा? उसने कंपनी के खिलाफ एक मुकदमा दायर किया, तो इसका अंग्रेजी अनुवाद होगा सी फाइल्ड ए सूट अगेंस्ट द कंपनी। अगला है, द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ आगरा ऑर्डर्ड एन इंक्वायरी का हिंदी अनुवाद क्या होगा? तो आप सी पढ़िए। आगरा के जिला मजिस्ट्रेट ने जांच के आदेश दिए। अगला, अ कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट इज ए सिस्टम थ्रू विच डाइवर्स बिजनेसेस ऑपरेट का हिंदी रूपांतरण क्या है? तो इसका हिंदी रूपांतरण है प्रतिस्पर्धी वातावरण एक ऐसी प्रणाली है जिसके माध्यम से व्यवसाय संचालित होते हैं। अगला है, यह अनुबंध कानूनी रूप से बाध्यकारी है का अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा? तो दिस कॉन्ट्रैक्ट इज
लीगली बाइंडिंग। अगला है, निम्न में से कौन सी अनिवार्यता निम्न में से कौन सी अनिवार्यता औपचारिक पत्रों के संबंध में लागू नहीं होती है? तो देखिए, पत्र संख्या अनिवार्य होना ये लागू होती है, परंतु आपका हस्ताक्षर एवं सील का ना होना ये लागू नहीं होती है। देखिए, हस्ताक्षर एवं सील का ना होना अनिवार्यता औपचारिक पत्रों के संबंध में लागू नहीं होती है, ठीक है। जबकि पत्र के अंगों का निश्चित क्रम, निश्चित संबोधन का निश्चित स्थान पर होना ये होती हैं। तो यहाँ पे बी वाला नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। तार के संबंध में इनमें से कौन सा कथन जो है वो सत्य है? देखिए, पहला, विषय या समस्या की गंभीरता प्रदर्शित करने के लिए तारों पर तात्कालिक शब्द लिखे जाते हैं, ये सही है। बी, तार की भाषा सरल और स्पष्ट होती है, उन्हें कोई भी आसानी से समझ सकता है, ये भी है। तार की भाषा कूट भाषा होती है, इसमें गोपनीय संदेश भेजे जाते हैं। ये सभी के सभी जो है तार के संबंध में सत्य हैं। आवेदन पत्र लिखते समय दिनांक लिखने का निम्न में से कौन सा प्रकार जो है वो सही होता है? तो ये आपका जो सी ऑप्शन में है, B/10/2023। सूरज को दीपक दिखाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? सूरज को दीपक दिखाना मतलब प्रसिद्ध व्यक्ति का परिचय। काठ की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती, इसका अर्थ है कि छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता है। जूते चाटना का सही अर्थ क्या होगा? इसका सही अर्थ है खुशामद करना। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, इसका मतलब है अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ झुझलाना। ऊंट के मुंह में जीरा मुहावरे का अर्थ क्या होगा? मतलब बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना। अधेर नगरी का अर्थ क्या है? अधेर नगरी अन्याय की जगह। अगला है, अंधे को दीपक दिखाना। अंधे को दीपक दिखाना का इसका मतलब क्या है? अंधे को दीपक दिखाना, नासमझ को उपदेश देना। बी ऑप्शन। अंडे का शहजादा का अर्थ क्या है? तो अनुभवहीन व्यक्ति। अंडे का शहजादा अनुभवहीन व्यक्ति। जिसे किसी वस्तु की स्पृहा ना हो के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? इसके लिए होगा निस्पृह। जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो उसे क्या कहेंगे? उसे अप्रत्याशित कहेंगे। उसके लिए एक शब्द अप्रत्याशित होगा। आगे बढ़ते हैं, जो क्षीण ना हो सके उसे अक्षय कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षय कहते हैं। अमिट क्या होता है? जो मिट ना सके। अपार मतलब जिसका पार ना हो। अनंत जिसका अंत ना हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जिसके सिर पर चंद्र हो उसे क्या कहते हैं? उसे चंद्रशेखर कहते हैं। चंद्रशेखर। जिसके हृदय में ममता नहीं है उसे उसे क्या कहते हैं? निर्मम कहते हैं। जिसके हृदय में ममता नहीं उसे निर्मम कहते हैं। जिसका जन्म छोटी जाति या निचले वर्ण में हुआ हो उसके लिए क्या होता है? उसके लिए एक शब्द है अंत्यज। क्या है? वह अंत्यज कहलाता है, ठीक है। अंडज जिसका जन्म अंडे से हुआ हो। शूद्र जो चारों वर्णों में जिसे अंतिम स्थान मिला हो। अछूत जिसे छुआ ना जा सके या छुआ ना जाए। जिसका उपचार ना हो सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? उसे क्या कहेंगे? असाध्य कहेंगे। असाध्य। दुस्साध्य मतलब जिसका समाधान या उपचार करना कठिन हो। श्रम साध्य जिसका समाधान श्रम से हो। साधनहीन साधन से हीन। जो सब कुछ जानता है उसके लिए क्या होता है? वो सर्वज्ञ है। जो सब कुछ जानता है वो सर्वज्ञ है, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है? तो 78 में देखें, इन चारों में से उज्जवल जो आपका बी ऑप्शन में लिखा है उज्जवल, इसकी वर्तनी आपकी सही है। आगे चलते हैं, जो जा है दोनों आधा आधा जा दो बार है, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शुद्ध है 79 में? तो 79 में आप देखें जो बी ऑप्शन में कवयित्री लिखा, कवयित्री, ये आपकी वर्तनी सही है। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है 80 नंबर क्वेश्चन में? इसमें देखिए प्रज्वलित सही है, समुज्ज्वल सही है, उज्ज्वल सही है, परंतु समुज्ज्वल ये जो डी में है ये गलत लिखा है, ठीक है। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो इसमें आप देखें पारलौकिक सही है, दुर सी ऑप्शन में दुर्धर्ष सही है, आशीर्वाद सही है, निश्चेष्ट आपका गलत लिखा हुआ है। निश्चेष्ट जो है गलत लिखा है, नी और यहाँ पे बड़ा वाला आधा सा, निश्चेष्ट, ठीक है। इस प्रकार से आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही नहीं है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो धोबिन का शुद्ध वर्तनी आपका देखिए यहाँ पे जो ए ऑप्शन में लिखा है धोबिन, ये सही है। अगला है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? 83 में देखें शुद्ध वर्तनी वाला शब्द, तो यहां पर आप बी में देखें भागीरथी, भागीरथी इस प्रकार से लिखा जाएगा। अगला शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? 84 में, तो यहां पर आप सी ऑप्शन में देखिए बिरहणी जो लिखा है, सी ऑप्शन में बिरहणी, ये आपका शुद्ध है। अगला है, कौन सा वाक्य शुद्ध है 85 में? देखिए यह आंखों से देखी घटना है,
आंखों से, तो यहाँ पे से लगाने की जरूरत नहीं है, यह आंखों देखी घटना है, यह आंखों देखी घटना है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका शुद्ध है। ठीक है, यह आंखों द्वारा देखी गई, यह आंखों द्वारा देखी सुनी घटना, तो ये सब गलत है। एक यमुना का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा इसमें से यमुना का जो है पर्यायवाची नहीं है 86 में? तो आप देखिए इसमें तनुजा जो है, तनुजा जो शब्द है वो यमुना का नहीं बल्कि पुत्री का पर्यायवाची होता है, जबकि रविजा, सूर्यजा, अर्कजा ये सभी यमुना के पर्यायवाची हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मेघ का पर्यायवाची नहीं है इन चारों में से? तो आप यहां पर देखें, पयोधर, जलधर, वारिधर ये सभी मेघ के हैं, परंतु दामोदर, दामोदर ये मेघ का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, यहां पर डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है? कपड़ा का पर्यायवाची कौन सा नहीं? देखिए, वस्त्र, पट, वसन है, परंतु वासन नहीं है। वासन कपड़ा का नहीं है, वासन जो है कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है। डी ऑप्शन, डी ऑप्शन। सोना का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? 89 में देखिए, सोना का पर्यायवाची जो है आपका इसमें से कनक है। कनक जो है ये सोना का पर्यायवाची है, परंतु अन्य जो है वो कनक इसके सोना के पर्यायवाची नहीं है। ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो देखिए, निम्नगा, कुलंकषा, कुलवती ये सभी नदी के पर्यायवाची हैं, परंतु त्रिपथगा, त्रिपथगा ये जो है आपका नदी का नहीं बल्कि गंगा का पर्यायवाची है। अगला है, निम्नलिखित में से विलोम शब्दों के दृष्टि से एक युग्म जो है वो गलत है। कौन सा गलत है? देखिए, मौन का मुखर होता है, शानदार का शर्मनाक होगा, बर्बर का सभ्य होगा, परंतु अनुचर का परिचर नहीं होगा। अनुचर का परिचर नहीं होगा। अनुचर और परिचर समानार्थी हैं। अनुचर का विलोम स्वामी होगा, अनुचर का स्वामी होगा। आगे बढ़ते हैं, विलोम शब्दों की दृष्टि से इनमें एक युग्म गलत है। वह कौन सा युग्म गलत है? तो आप 92 में देखें, अमित का परिमित होगा, सत्कार का तिरस्कार होगा, आच्छादित का परिछत्र नहीं होगा, आच्छादित का अनाच्छादित होगा, आच्छादित का अनाच्छादित होगा, तो सी वाला सही नहीं है, सुख का दुख होगा। अगला है, निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है। कौन सा गलत है? तो देखिए, विधि का निषेध होगा, आवाहन का विसर्जन होगा, आग्रह का विग्रह नहीं होगा, आग्रह का जो है दुराग्रह होगा, आग्रह का विग्रह नहीं है, आग्रह का दुराग्रह होगा। सी ऑप्शन सही नहीं है, गलत है। अमीय का हलाहल होगा। 94 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विलोम शब्द की दृष्टि से इनमें से सही युग्म कौन सा है? 94 में देखिए, इसमें आकीर्ण का विकीर्ण होगा, आकीर्ण का विकीर्ण ये सही है। इप्सित का अभि अभी पिषित नहीं होगा, इसका अनिप्सित होता है, इप्सित का अनिप्सित होता है। और इसके अतिरिक्त आदृत का जो है रादृत नहीं होता, आदृत का क्या होगा? आदृत का निरादृत होगा। दोष का सदोष नहीं, दोष का गुण होगा, दोष का गुण होगा। अगला है, तृष्णा का उपयुक्त विपरार्थक शब्द क्या है? तृष्णा का, तृष्णा का विलोम क्या होगा? वितृष्णा होगा। क्या होगा? वितृष्णा होगा। अब यहां पर एक पैराग्राफ दिया गया है, इस पर आधारित 5 प्रश्नों को हमें देखना है। सबसे पहले हम लोग पहले पैराग्राफ को पढ़ते हैं। देखिए, व्यवसायीकरण की आंधी से खेलों की दुनिया भी नहीं बची रह सकी। आज खेलों का अपना एक अलग अर्थशास्त्र है। पिछले दिनों भारत में आयोजित इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल ने यह साबित कर दिया कि खेलों का बाजारीकरण किस हद तक किया जा सकता है और यह कितने भारी लाभ का सौदा है। हालांकि पहले से ही क्रिकेट में पैसों की भरमार रही है, लेकिन आईपीएल ने इस खेल की अर्थव्यवस्था को ऐसा विस्तार दिया कि इसका असर लंबे समय तक बना रहेगा। एक अनुमान के मुताबिक भारत में खेल उद्योग का आकार 10,000 करोड़ रुपए सालाना तक पहुंच गया है। खेलों ने उत्सव का रूप धारण कर लिया है। यह हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन को प्रभावित करते हैं। बाजार ने खेलों को एक ऐसे उद्योग में तब्दील कर दिया है कि इससे सामान्य जनजीवन पर असर पड़ने लगा है। मैच के हिसाब से लोग अपनी दिनचर्या तय करने लगे हैं। क्रिकेट के अलावा अगर देखें तो भारत में भी अन्य खेलों में पैसों का दखल बढ़ा है। वर्ष 2008 में बीजिंग में संपन्न ओलंपिक ने भी यह साबित कर दिया कि खेलों की अपनी एक अलग अर्थव्यवस्था है और भूमंडलीकरण के इस दौर में इसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती है। बहरहाल बहरहाल अब हालात ऐसे हो गए हैं कि खेल प्रतिस्पर्धाएं कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बजट पर असर डालने लगी हैं। इस बात में किसी को भी संदेह नहीं होना चाहिए कि खेलों ने एक उद्योग का स्वरूप ले लिया है। बहरहाल इस बार के बीजिंग ओलंपिक के 12 मुख्य प्रायोजक थे। इसमें कोडक जैसी कंपनी भी शामिल रही, जिसने आधुनिक खेलों का साथ 1896 ईस्वी से ही दिया है। इसके अलावा ओलंपिक के बड़े प्रायोजकों में कोको कोला भी थी, जो वर्ष 1928 से ओलंपिक के साथ जुड़ी हुई है। इन 12 मुख्य प्रायोजकों से आयोजकों की संयुक्त आमदनी $866 मिलियन तक पहुंच गई।
अब आगे इस पे प्रश्नों को देखें। खेलों की दुनिया किसकी चपेट में आ गई है? तो खेलों की जो दुनिया है वह आपकी व्यवसायीकरण की चपेट में आ गई है। खेल की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा किसने दिया है या किससे मिला है? तो ये आईपीएल से मिला है इसको। बाजार का खेलों पर होने वाला प्रभाव का असर और किस पर दिखाई दे रहा है? तो इसका प्रभाव जो है आम लोगों पर दिखाई पड़ रहा है। किस पर? आम लोगों पर। ठीक है। अगला है खेल प्रतिस्पर्धाओं का किसके बजट पर असर हो रहा है? तो खेल प्रतिस्पर्धाओं का बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर असर पड़ रहा है। किस पर? बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर। अगला है विभिन्न प्रायोजकों से किसकी आमदनी किसकी आमदनी संयुक्त आमदनी में इजाफा हुआ है? विभिन्न आयोजकों में से किसकी संयुक्त आमदनी में इजाफा हुआ है? तो जो आपके आयोजक हैं उनकी, ये ऑप्शन। अब चलते हैं कंप्यूटर के प्रश्नों पर। तो कंप्यूटर के प्रश्न में पहला है, पहला इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, पहला प्रोग्रामेबल जनरल पर्पज इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर निम्नलिखित में से किस देश में विकसित किया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका में विकसित किया गया। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस भाषा से कंप्यूटर शब्द व्युत्पन्न हुआ है? तो यह जो है आपका लैटिन भाषा से व्युत्पन्न हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? तो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का जो आविष्कार है वह एलन एम ट्यूरिंग ने, किसने किया? एलन एम ट्यूरिंग ने किया है। कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को। किसे माना जाता है? चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। प्रथम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के संबंध में एबीसी का पूर्ण रूप क्या है? एबीसी का पूर्ण रूप है आपका एटानास ऑफ बेरी कंप्यूटर। एटानास ऑफ बेरी कंप्यूटर। आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? भारत का जो पहला कंप्यूटर है वो कलकत्ता के भारतीय सांख्यिकी संस्थान में स्थापित किया गया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 107 देखते हैं। कंप्यूटर का किस पीढ़ी में इसकी परिपथ के लिए वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया? तो वैक्यूम ट्यूब का उपयोग जो है आपका कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में किया गया। पहली पीढ़ी में किया गया। ठीक है। दूसरी पीढ़ी में सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर का, तीसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर की जगह इंटीग्रेटेड सर्किट चिप तथा चौथी पीढ़ी कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया। अगला है इनिएक, इडिवेक आदि पीढ़ी के किस पीढ़ी के कंप्यूटरों के उदाहरण हैं? तो ये जो है आपके प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों के उदाहरण हैं। इनिएक, इसका पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। अगला है कंप्यूटरों की दूसरी पीढ़ी किस पर आधारित थी? तो यह प्रथनकों पर। किस पर? प्रथनकों पर आधारित थी। प्रथनकों या इसे इंग्लिश में कहते हैं ट्रांजिस्टर। ठीक है। निम्नलिखित में किसका उपयोग दूसरी पीढ़ी सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में किया गया? तो ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। तो 109 110 सेम क्वेश्चन है। इंटीग्रेटेड सर्किट सर्वप्रथम किसमें प्रयोग किया गया? तो इंटीग्रेटेड सर्किट जो है आपका तृतीय पीढ़ी के संगणक, तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में इस्तेमाल किया गया इंटीग्रेटेड सर्किट। और चौथी में आपका माइक्रो प्रोसेसर। अगला है आधुनिक कंप्यूटरों का लघु रूपण संभव हो सका निम्न के प्रयोग से। किसके प्रयोग से? तो यह समकलित परिपथ पथ के, समकलित परिपथ चिप्स के या इंटीग्रेटेड सर्किट के प्रयोग से। कंप्यूटर के लिए आवश्यक आईसी चिप सामान्यतः बने होते हैं किसके बने होते हैं? सिलिकॉन के। मॉडेम का पूर्ण रूप क्या है? मॉडेम का पूर्ण रूप है मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। कंप्यूटर हार्डवेयर में जो सिलिकॉन का बना होता है आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा को भंडार में रख सकता है। वह कहलाता है, क्या कहलाता है? वह चिप कहलाता है। क्या कहलाता है? चिप। किस कंप्यूटर जनरेशन ने इंटीग्रेटेड सर्किट को VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट में बदल दिया? तो यह बदला चतुर्थ श्रेणी के कंप्यूटर जनरेशन ने। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन जो है चौथी पीढ़ी की प्रोसेसिंग या प्रोग्रामिंग भाषा है? तो SQL कौन सी है? SQL, इसको इंग्लिश पूरा फुल फॉर्म क्या है? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ये चौथी पीढ़ी की प्रोग्रामिंग भाषा है। 118 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से वर्ग के कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग करते हैं? कौन से वर्ग के कंप्यूटर जो है माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल करते हैं? चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर। निम्नलिखित विकल्पों को उनकी डेटा संसाधन प्रोसेसिंग क्षमताओं के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित करें, मतलब छोटे से बड़े के क्रम में व्यवस्थित करें। तो इसमें आप देखिए बी ऑप्शन पढ़ें, माइक्रो कंप्यूटर, इससे बढ़ा मिनी कंप्यूटर, फिर आपका मेन फ्रेम हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उन्नत तकनीकी जैसे कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम कंप्यूटिंग आदि मुख्य रूप से किस पीढ़ी के कंप्यूटरों के लिए थी? तो यह जो है आपका पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटरों के लिए थी। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर उपयोग करते हैं किसका? तो इसका ये प्रयोग करते हैं कृत्रिम बौद्धिक तकनीकों का।
निम्न में से कौन एक समय में कई उपयोगकर्ताओं को सपोर्ट कर सकता है? तो यह है आपका मिनी कंप्यूटर। कौन कर सकता है? मिनी कंप्यूटर। कैलकुलेटर किस प्रकार का कंप्यूटर कार्य पद्धति कैलकुलेटर किस प्रकार की कंप्यूटर कार्य पद्धति पर कार्य करता है? तो यह जो है आपका डिजिटल कंप्यूटर पर, किस पे? डिजिटल कंप्यूटर पर। राष्ट्रीय सुरक्षा के हवाई यातायात और रेडार को नियंत्रित करने के लिए किस प्रकार के कंप्यूटरों का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए हाइब्रिड कंप्यूटर, किसका? हाइब्रिड कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहला मिनी कंप्यूटर कौन सा था? तो सबसे पहला मिनी कंप्यूटर PDP-8 ये 12 बिट्स मिनी कंप्यूटरों का एक परिवार है जिसे डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा निर्मित किया गया था। ठीक है, यह पहला व्यावसायिक रूप से सफल मिनी कंप्यूटर था। अगला है माइक्रो कंप्यूटर। हार्डवेयर में फिजिकल इक्विपमेंट की 3 बेसिक कैटेगरी होती है। कौन सी होती है? तो सिस्टम यूनिट, इनपुट आउटपुट, सेकेंडरी स्टोरेज। अगला है निम्नलिखित में से कौन पोर्टेबल तथा ढोने में आसान है? तो आपका लैपटॉप जो है ये पोर्टेबल है और ढोने में आसान है। अगला है निम्नलिखित में से कौन विश्व का पहला लैपटॉप कंप्यूटर था जो बाजार में लाया गया? तो यह था इप्सन कंप्यूटर लैपटॉप। ठीक है, यह लैपटॉप 68 कीबोर्ड तथा रिचार्जेबल निकिल कैडमियम बैटरी से युक्त था। अगला है निम्नलिखित में किस कंपनी के साथ थिंकपैड लैपटॉप का संबंध है? थिंकपैड लैपटॉप का संबंध है किस कंपनी से? तो यह जो है IBM का है। किसका है? IBM का। एक सुवाह मतलब पोर्टेबल निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक छोटा होता है, क्या कहलाता है? उसे उसे जो है हम नोटबुक कहते हैं, नोटबुक कंप्यूटर। शब्द लैपटॉप और पाल्म टॉप किस संदर्भ में प्रयुक्त किए जाते हैं? तो ये जो है आपका कंप्यूटर के संदर्भ में इस्तेमाल करते हैं। शब्द पीसी का अर्थ क्या है? पर्सनल कंप्यूटर। क्या है? पर्सनल कंप्यूटर। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पर्सनल कंप्यूटर का एक भाग नहीं है? तो देखिए, पर्सनल कंप्यूटर का भाग क्या है? CPU है, रैम है, रोम है, USB नहीं है। ठीक है, USB अर्थात यूनिवर्सल सीरियल बस का कार्य कंप्यूटर के उपकरणों के बीच संचार स्थापित करना होता है। बी ऑप्शन। अगला है डेस्कटॉप कंप्यूटर को क्या कहते हैं? इसे PC कहते हैं। निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर वर्गीकरण का एक प्रकार नहीं है? तो देखिए, कंप्यूटर को हम जो है आप जो है एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर में बांट सकते हैं, पर इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर इस प्रकार से वर्गीकरण नहीं किया जाता है। वह कंप्यूटर जो किसी नेटवर्क पर अन्य कंप्यूटरों को संसाधन प्रदान करता है उसे निम्न से किस नाम से जाना जाता है? तो उसे जो है सर्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वर। परम किसका उदाहरण है? तो यह सुपर कंप्यूटर का उदाहरण है, परम कंप्यूटर, जिसे सीडेक ने निर्मित किया था। सीडेक जो कि पुणे में है। भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर का क्या नाम था? तो इसका नाम था आपका परम, परम सुपर कंप्यूटर। ठीक है, 1991 1991 में सीडेक ने इसे निर्मित किया था। निम्नलिखित में से कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है? तो यह है, इसका नाम है अनुपम। क्या नाम है? अनुपम। 140 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से क्या एक पोर्टेबल डिवाइस नहीं है? तो देखिए, आईपॉड, लैपटॉप, थंब ड्राइव्स ये आपके पोर्टेबल है, परंतु डेस्कटॉप कंप्यूटर ये पोर्टेबल नहीं है। डेटा प्रविष्टि को निम्नलिखित में से किस विकल्प द्वारा अधिकृत नहीं किया जा सकता है? किस विकल्प द्वारा अधिकृत नहीं किया जा सकता है? तो यह है COM। क्या है? COM। ठीक है, तो COM का संबंध जो है वो डेटा प्रविष्टि से नहीं है। OCR का है, OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर्स। OMR है, OMR। ठीक है, अर्थात ऑप्टिकल मार्क रीडर्स का है, इनका है। MICR है, MICR अर्थात मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन है। इसका संबंध जो है डेटा प्रविष्टि से है, परंतु COM का नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? कौन सा एक जो है इनपुट डिवाइस है? तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर इनपुट डिवाइस है, जबकि प्रोजेक्टर, हेडफोन, इंकजेट प्रिंटर ये क्या है? आउटपुट डिवाइस है। वह कौन सा उपकरण है जो एक भौतिक छवि को डिजिटल में बदल देता है? तो यह आपका स्कैनर करता है। निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर का एक इनपुट डिवाइस है? इनपुट डिवाइस। तो देखिए, स्कैनर जो है, स्कैनर ये क्या है? ये इनपुट डिवाइस है, जबकि मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर ये आउटपुट डिवाइस है। निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट यंत्र है या इनपुट डिवाइस है? जॉयस्टिक जो होता है इनपुट डिवाइस, जबकि प्लाटर, कोडर, प्रिंटर ये आउटपुट डिवाइस है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित इनपुट उपकरणों में से किसमें एक छड़ी होती है जो एक आधार पर घूमती है और CPU को इसके कोण या दिशा की रिपोर्ट करती है? तो यह क्या है? जॉयस्टिक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है? कौन सा आउटपुट डिवाइस है? तो देखिए, प्रिंटर जो है ये आउटपुट डिवाइस है, जबकि माउस, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, आई
MICR, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर्स, OCR, ये सभी इनपुट डिवाइस हैं। माउस का क्लिक लॉक गुण है। माउस का क्लिक लॉक गुण है किसका? तो यह माउस बटन को दबाए बिना खींचने की अनुमति देता है। आगे बढ़ते हैं। माइक्रोफोन डिवाइस जो इनपुट के रूप में ध्वनि ग्रहण करती है, ये क्या है? ये इनपुट है। माइक्रोफोन इनपुट डिवाइस है, ठीक है। अगला है कौन सा इनपुट डिवाइस एनालॉग सूचना को डिजिटल रूप में परिवर्तित करता है, जिसका उपयोग ड्राइंग और इमेज में सुधार या बदलाव करने जैसे बारीक काम के लिए किया जा सकता है? तो यह कौन सा है? डिजिटाइजर। डिजिटाइजर। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।